नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में हमारा जो तीसरा चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने अगले दो वीडियो में देखा है, लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया कि हमारे समाज में आज का वातावरण कैसा है। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि आज परिश्रम करने वाले जो आदमी है उसी की हालत बुरी है, और जो लोग परिश्रम नहीं करते उसकी हालत बहुत अच्छी है। इसीलिए उन्होंने क्या निराश हुआ जाए ये पाठ में आगे पाठ का जो सार है उसी के बारे में आज हम बताएंगे। क्या निराश हुआ जाए, उसके जो लेखक से उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य प्रकार इस पाठ का निबंध। तो इस निबंध में कवि श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि हमारे समाज में आज भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि का प्रभाव बहुत ही है। और अगले दो लेक्चर में हमने इस पाठ की समझूती की थी। तो आज हम आगे ये पाठ का जो सारांश है उसी के बारे में बताएंगे और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो पहला जो सार था आज का वातावरण, दूसरा पुराने और नए का टकराव। तो युग बदलता है तो आदर्श भी बदलता है। पुराने कायदे कानून नष्ट हो जाते हैं, नए साल नए कायदे कानून आता है। तो पुराने और नए का जो टकराव है उसी के बारे में भी निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमने क्या निराश हुआ जाए ये पाठ में बताया। और तीसरा जो सारांश था भारत को आदर्श। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं का संग्रह को महत्व नहीं दिया है। भारत देश ही ऐसा देश है जिन्होंने भौतिक वस्तुओं है उसी का संग्रह कभी भी नहीं किया। और मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है। हर एक मनुष्य में लोभ मोह होता है, ये स्वाभाविक बताता है। पर भारत ने इन पर संयम रखने का जोरदार ध्यान दिया है। तो अगर जो सारांश से आगे पुराने आदर्श नष्ट नहीं हुए। हमारे जो भारत में जो पुराने आदर्श है वो कभी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए कवि ने बताया है कि देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। हमारे पुराने जो आदर्श है उसी में बताया है कि हमारे देश में धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार है, लेकिन पुरानी जो बाबतें हैं वो नष्ट नहीं हुई। आगे सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आत्मीयता और मूल्य आज भी बने हुए हैं। तो हमारे समाज में आप देखते हैं तो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, सत्यता आदि अनेक बातें दिखाई देती है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो सच्चाई की राह पर चलते नहीं है। इन पर कवि श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही व्यंग्य किया है कि हमारे भारत देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो आज लोग ईमानदारी, सत्यता सभी झूठे वायदे करने लगे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे क्या निराश हुआ पाठ में बताया है। उसी में लेखक ने अपने जीवन में जो जो अनुभव हुआ था
वहाँ जो जो अनुभव हुआ था उसी के बारे में हमने यहाँ बातें बताई है। तो पहले तो लेखक को टिकट बारी पर जो ईमानदारी मालूम हुई उसी का वर्णन बताया था। लेखक एक बार ट्रेन की यात्रा में जा रहे थे, तो जब वो रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने गए तो टिकट बाबू के पास जब वो टिकट खरीदने जाता है तो 10 रुपये की टिकट थी, उसी का वो 100 रुपये के नोट लेकर आता है। तो लेखक तो चले जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पर उसके पीछे पीछे टिकट बाबू रेलवे के डब्बे में लेखक को ढूंढते हुए आता है और लेखक को पहचान कर उसको 90 रुपये वापस देते हैं। तो हजारी प्रसाद जी ने देखा कि हमारे भारत में ऐसे भी कितने सज्जन ईमानदार आदमी है जो कभी ईमानदारी चूकता नहीं है। आगे चले लेखक को एक बस कंडक्टर की सज्जनता के बारे में बताया है। लेखक और उसकी पत्नी सहपरिवार उसके 3 बच्चे एक बार बस में यात्रा कर रहे थे। बस में यात्रा कर रहे थे, तभी जब बस में बैठे तो रात के 10 बजे बस एक सुनसान जगह पर, अंधकार भरी एक जगह थी, वह जगह पर बस खड़ी रह गई। बस में कुछ खराबी होने के कारण बस रात के 10 बजे खराब हो गई। तो बस कंडक्टर साइकिल लेकर डेपो के पास चला गया और बस यात्री सभी डर गए। बस में जो मुसाफिर थे सभी डर गए कि वहाँ चोरी डकैती होती है, लूटपाट होती है। ड्राइवर ने एक सुनसान जगह पर बस रख दी, तो मुसाफिरों यात्री भी घबरा गए। लेखक वही बस में थे, उन्होंने देखा तो दूसरे जो यात्री थे सभी ड्राइवर को मारने के लिए मारने के लिए तैयार हो गए। इतने में कंडक्टर साइकिल लेकर आया और नई बस भी लेकर आया और लेखक के जो बच्चे थे वो पानी और दूध के बिना चिल्ला रहे थे। तो उस बच्चों के लिए कंडक्टर थोड़ा दूध लाया और पानी लाया और लेखक के बच्चों को ये पानी और दूध पिलाकर उन्होंने बहुत ही धन्यवाद दिया। इस पर लेखक ने कंडक्टर की जो सज्जनता है उसी के बारे में भी बताया है। इस प्रकार जो क्या निराश हुआ जाए, यह पाठ में अनेक घटनाएं ऐसी घटी है जिन्होंने द्विवेदी जी ने बताया है कि हमारे समाज में ऐसे सज्जन आदमी है, ऐसे ईमानदार लोग भी है और उसकी सज्जनता के बारे में भी बताया और लेखक ने कहा है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में ऐसी कितनी घटनाएं घटती है, इसके बारे में हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो आज आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में हमारा जो तीसरा चैप्टर क्या निराश हुआ जाए, उसके बारे में अगले 2 वीडियो में पाठ की समझौती दी थी और आज हम पाठ का सारांश और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ में सबसे पहले तो मैं उसका स्वाध्याय लक्ष्य जो व्याकरण है, परीक्षा लक्ष्य व्याकरण, वो आज हम लिखाते हैं। तो सभी अपनी नोटबुक में हमारे साथ साथ लिखते जाना। परीक्षा लक्ष्य स्वाध्याय का जो व्याकरण है उसी को लिखते जाना। सबसे पहले हम निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी। पहले हमने देखा था जो अपरिचित शब्दों यानी कि अग्राह्य शब्दों, तो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, उसके जैसे दूसरे शब्द उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाना।
सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों, यानी कि समानार्थी शब्दों। तो पहला शब्द है तस्कर। तस्कर मैंने अपरिचित शब्द में लिखाया था तस्कर यानी कि चोरी, एक चोर। तस्करी यानी कि चोरी। दूसरा शब्द हताश, तो उसका पर्यायवाची शब्द है निराश। तीसरा पंडित, उसका समानार्थी मनीषी। चौथा शब्द है फरेब। फरेब का अर्थ होता है धोखा। आगे संहार। संहार शब्द का पर्यायवाची शब्द है विनाश। आगे निकृष्ट, उसका समानार्थी है निराधार अथवा निरीह, कि जिसका कोई आधार नहीं है हो। आगे माहौल यानी कि अवसर। माहौल यानी कि अवसर अथवा परिस्थिति। आगे त्रुटि। त्रुटि यानी कि कमी, खामी। आगे कातर यानी कि भयभीत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखा है। पहले था तस्कर। तस्कर का अर्थ है चोर। दूसरा हताश। हताश का अर्थ है निराश। पंडित तो मनीषी। फरेब એટલે કે ધોખા। संहार तो विनाश। निकृष्ट निरीह। माहौल परिस्थिति। त्रुटि कमी खामी। कातर એટલે भयभीत। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द है, उसके आगे हम विरोधी शब्द लिखते हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में ये शब्दों लिखते जाना है। विरोधी शब्दों, पहला है ईमानदार। ईमानदार तो उसका अर्थ है विरोधी बेईमान। आगे भ्रष्टाचार। उसका विरोधी है सदाचार। आगे आंतरिक। आंतरिक का विरोधी है बाह्य। अगला शब्द है सबल। सबल का विरोधी है निर्बल। आगे का शब्द है क्रोध। उसका विरोधी है अक्रोध। आगे का शब्द है उचित तो अनुचित। आगे अकारण तो सकारण।
झूठ, उसका विरोधी है सच अथवा तो सच्चाई। कायर, उसका विरोधी है वीर। आगे का मनीषी, मनीषी यानी कि पंडित, पंडित का विरोधी है मूर्ख। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हमने पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्दों की समझूती दी। आगे विरोधी शब्दों, विरोधी शब्दों में आप देखिए तो पहले ईमानदार, तो उसका विरोधी है बेईमान। भ्रष्टाचार, उसका विरोधी है सदाचार। आंतरिक तो बाह्य, सबल का विरोधी है निर्बल। क्रोध, अक्रोध। उचित, अनुचित। अकारण, सकारण। झूठ, सच्चाई। कायर, उसका विरोधी है वीर। मनीषी, उसका विरोधी है मूर्ख। ले आज हमने जो पर्यायवाची विरोधार्थी शब्दों यहाँ पर लिखा है वह अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। तो उससे आगे का व्याकरण लक्षी हम लिखेंगे यहाँ पे। पर्यायवाची विरोधी शब्दों के आगे है भाववाचक संज्ञा। आपने संज्ञा के बारे में तो पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति का निर्देश करने वाली बातों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी आदि कोई भी वस्तु का निर्देश दिखलाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 संज्ञाएं लिखते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा बनानी है। पहले है डाकू, तो उसका भाववाचक संज्ञा डकैती। आगे आदमी, तो आदमियत। आगे बहुत, इसका भाववाचक संज्ञा बहुतायत। चौथा सभ्य, तो सभ्यता। पांचवा मानव, तो उसके भाववाचक मानवता। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस शब्द द्वारा मन का भाव, वस्तु के गुण, अवस्था आदि के बारे में बताया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सुंदर, तो सुंदरता। वैसे ही भाववाचक संज्ञा लिखी जाती है। डाकू, तो डकैती। आदमी, आदमियत। बहुत, बहुतायत। सभ्य, सभ्यता। मानव, मानवता। सुंदर, तो सुंदरता। वैसे ही भाववाचक संज्ञा लिखी जाती है। इससे आगे हम विशेषण की बात करते हैं। विशेषण बनाकर लिखिए।
किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हम विशेषण लिखते हैं तो भारत, भारत तो क्या होता है? भारतीय। आगे समाज तो सामाजिक। क्रोध, क्रोधी। समय तो सामयिक। समय यानी कि सामयिक। आगे धर्म तो धार्मिक। आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में देखा, तो उसके बाद हम विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय सामयिक, धर्म तो धार्मिक। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा और विशेषण की समझौते के बाद हमारे जो ये क्या निराश हुआ जाए पाठ के स्वाध्याय में महत्व के जो शब्द समूह है उसी के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाना है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाना है। जो एक शब्द हुआ है उसी का एक शब्द बनाना है। जैसे कि धर्म से डरने वाला, यहाँ पर जो ये वाक्य होता है धर्म से डरने वाला, उसी का एक शब्द में अर्थ बनाना है, तो उसे क्या कहते हैं? धर्म भीरु। भीरु यानी कि डरपोक। धर्म से जो डरता है उसे धर्म भीरु कहते हैं। आगे मिलन की भूमि, मिलन की भूमि तो मिलन की भूमि, उसका शब्द समूह मिलन भूमि। आगे सुख देने वाला, सुख देने वाला उसे सुखद कहते हैं। आगे का शब्द समूह है पुराने ख्याल वाला। शब्द समूह पुराने ख्याल वाला। तो उसे क्या कहता है? गुमराह यानी कि दकियानुसी। आगे का जो शब्द समूह है
कसौटी पर खरे उतरे हुए, कसौटी पर खरे उतरे हुए उसे हम परीक्षित कहते हैं। इसका जो शब्द समूह है उसे परीक्षित कहते हैं। आगे का शब्द समूह है रास्ता खुला हुआ। जो रास्ता खुला हुआ व्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं? गुमराह। तो शब्द समूह में एक शब्द लिखकर वाक्य बनाना है। जैसे कि धर्म से डरने वाला उसे धर्मभीरु कहते हैं। मिलन की भूमि तो उसे मिलन भूमि कहते हैं। सुख देने वाला उसे सुखद कहते हैं। और आगे पुराने ख्याल वाला उसे दकियानुसी कहते हैं। कसौटी पर खरे उतरे हुए उसे परीक्षित कहते हैं। रास्ता खुला हुआ जो व्यक्ति हो उसे गुमराह कहते हैं। तो इससे आगे हम हमारे जो ये पाठ में प्रत्यय और उपसर्ग दो स्वाध्याय के टॉपिक है उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय तो आपने पढ़ा होगा, उसकी जो व्याख्या है तो प्रति वत्ता ऐ। यहाँ पे संधि छोड़ के बताना है तो प्रति वत्ता ऐ। प्रति यानी के बाद में અને ऐ એટલે आने वाला। जो वाक्य में बाद में आने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो हम संधि छोड़ते हैं तो प्रति वत्ता ऐ એટલે प्रति એટલે बाद में, ऐ એટલે आने वाला। जो वाक्य में बाद में आता है उस शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि निबंधकार, तो निबंध प्लस कार, तो बाद में जो शब्द आता है कार उसे प्रत्यय कहते हैं। बेईमान, बेईमानी, तो बेईमान प्लस ई, तो ई प्रत्यय। जो शब्द बाद में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे का जो शब्द है भौतिक, तो उसका जो प्रत्यय है भूत वत्ता इक। जैसे सामाजिक, तो समाज वत्ता इक। तो बाद में जो शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उसके आगे हम उपसर्ग के बारे में बताएंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य के आगे जुड़ता है। जैसे प्रत्यय में आपने देखा है कि जो शब्द बाद में आता है पीछे, उपसर्ग में शब्द आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि बेईमान, तो उसमें बे प्लस ईमान, लेकिन बे शब्द है वो उपसर्ग है। परिश्रम, उसमें परि
प्लस श्रम, तो परिशब्द है वो उपसर्ग है। विदेश, उसमें वी प्लस देश, वी शब्द है वो उपसर्ग है। आगे सपरिवार, तो परिवार स उपसर्ग है। जो आगे जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वे बेईमान में बे परिश्रम, परिश्रम में परि शब्द है वो उपसर्ग है। विदेश में वी शब्द उपसर्ग है। सपरिवार में स शब्द उपसर्ग है। विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, पीछे आने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि बेईमान में बे प्लस ईमान, तो बे शब्द वो उपसर्ग है। तो आप जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो आपकी नोटबुक में लिखते जाना है। विद्यार्थी मित्रों, आज तीजू चैप्टर क्या निराश हुआ जाए एना स्वाध्यायની चर्चा करी। महत्वનું છે વ્યાકરણ હતું, સંજ્ઞા, વિશેષણ વગેરેની જે સમજૂતી આપી અને તમે પણ આ જે વ્યાકરણ છે એ બધું તમે તમારી નોટબુકમાં સાથે સાથે નોંધી લેજો। અને અહીં મારું આ જે ત્રીજું ચેપ્ટર છે એ હું પૂરું કરું છું। અસ્તુ, જય હિન્દ।